नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं पॉलिटी के सभी अनुच्छेदों के बारे में। वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम करने वाले हैं और कंप्लीट बताएंगे आपको ट्रिक के साथ। आपको कभी भी इसके बाद अनुच्छेदों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी अनुच्छेद हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी को आपको ट्रिक के साथ यहाँ पर कराया जाएगा। तो पॉलिटी की अपनी क्लास चल रही है और ये आज अपना पॉलिटी का 3rd सेशन है। आप लोग अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, या फिर टीचर बनना चाहते हैं, या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में अगर पॉलिटी का जो भी पार्ट रहता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात की जाए भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की बात की जाए तो ये अंगीकृत किया गया था 26 लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। और इसका जो और ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1950 को। अब यहाँ से हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान की बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर 22 चैप्टर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर कितने भाग हैं? 22 भाग। इन 22 भागों के अंतर्गत आपको अनुच्छेदों में बताया गया। तो कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद है जो कि इन 22 चैप्टर के अंतर्गत हैं, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो निर्माताओं ने उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां, जो शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियों को डाला था। लेकिन समय के दौर के बढ़ते के साथ और समय की उपयोगिता के साथ, आवश्यकताओं के साथ इसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। भाग 1 से 4 की बात करें तो भाग 1 की बात करें, माफ़ कीजिएगा, भाग 1। तो चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक को लिया गया है। तो कौन कौन से अनुच्छेदों को लिया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 1 से 4 में किसके बारे में बताया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है। कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो इसमें नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो इसमें राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है। तो अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का जो प्रवेश है भारत में, यदि किसी नए राज्य को मिलाना है तो आप, या नए किसी देश को मिलाना है तो उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन किसके हाथ में होगा? केंद्र सरकार के हाथ में होगा, इसकी बात की गई है। केंद्र सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, संसद चाहती है, तो संसद चाहती है, आप केंद्र सरकार से भी बेहतर वर्ड बोल सकते हैं, संसद। यदि संसद चाहती है तो किसी भी राज्य के 2 या 2 से अधिक टुकड़े कर सकती है, 2 राज्यों को चाहे तो वो मिला भी सकती है। तो राज्यों के क्षेत्रों की जो सीमाओं का वर्णन किया गया है, नामों का परिवर्तन किया गया है, या किसी राज्य का नाम बदलना है, तो इनकी बात अनुच्छेद 3 में की गई है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भाग 1 में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद 4 तक है। किसकी बात की गई है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अब आते हैं भाग 2 पर। देखिए, भारत की बात हो चुकी है, भारत संघ यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। लेकिन अनुच्छेद जो संविधान है वो किसके लिए बनाया गया है? भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए बनाया गया है। संविधान एक तरीके से क्या हुआ? भारत में रहने वाले नागरिकों की जो क्या नियम होंगे उनको रहने के, क्या कानून होंगे उनके रहने के, किस तरीके से किसको किस अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, किसी व्यक्ति को सामाजिक न्याय कैसे मिल सकता है, आर्थिक न्याय कैसे मिल सकता है, राजनीतिक न्याय किस व्यक्ति को कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया, जो कि नियमों का एक तरीके से आप समूह कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं,
क्योंकि हम संघ की बात कर सकते हैं और उसके राज्य क्षेत्र की बात कर चुके हैं। तो जो संविधान है वो किसके लिए बना है? अब संविधान में आती है सबसे पहले सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता की बात। उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए संविधान बनाया गया। तो संविधान अगर नागरिकों के लिए है तो सबसे पहले आपको नागरिकों को नागरिकता देनी पड़ेगी। तो भाग 2 में 5 से 11 तक, भाग 2 में 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत बात की गई है नागरिकता की। क्या है? किसकी बात की गई है? नागरिकता की। अब नागरिकता की यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हो, नाग पंचमी। क्या है ट्रिक? नाग पंचमी, जिसमें क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं या फिर ऐसे याद कर सकते हो इसको, भाग 5 से 11 में किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर नाग से हो गया नागरिकता, और पंच से हो गया, माफ़ कीजिएगा, 5 से 11, ऐसे याद कर सकते हो आप। भाग 3 की बात करें तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की। अब जो नागरिक भारत में रह रहे हैं उनके अधिकार क्या होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? तो मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 में की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। भाग 4A में बात की रहे तो इसमें आर्टिकल 51A को रखा गया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में इसको शामिल किया गया। तो क्या है? मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में शामिल किया गया था। अब भारत में मिलने वाले नागरिकों को किस प्रकार का न्याय हो सकता है? तो समानता का उनको अधिकार होना चाहिए। तो उनके अधिकार क्या होंगे? अधिकार होंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मिलाकर ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब संविधान को बनाया गया था, उस समय जब अधिकारों की बात की गई तो 7 प्रकार के थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं भाग 5 में। भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और जिसमें संघ के बारे में बताया गया है एक तरीके से। और संघ के बारे में सबसे पहले देखिए, जो संसद होती है वो संसद किससे बनती है? संसद बनती है आपकी राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, लोकसभा संसद का एक अंग होता है, और राज्यसभा भी संसद का एक अंग होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के पद की जो बात की गई है कि कोई व्यक्ति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति पद की बात की गई है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, और इसमें कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बात की गई है शक्ति और कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होंगी, राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत बात की गई है निर्वाचन की। किसकी बात की गई है? निर्वाचन की। अब देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में होता है वही भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 में, आर्टिकल 152 से 237 में। तो आप 52 के आगे 1 लगा दीजिए, 53 के आगे 1 लगा दीजिए। इस तरीके से अगर 1 लगाएंगे ना तो 153, 154, 155 ये राज्यपाल के बारे में हो जाता है। तो राज्यपाल का पद और कार्य शक्ति और राज्यपाल का निर्वाचन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 6 में आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 के अंतर्गत इनकी बात की जाती है। किसकी बात की जाएगी? तो आपकी भाग 6 में बात की जाएगी राज्यपाल के बारे में। यहाँ पर अनुच्छेद 61 में बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में बात की गई है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश लाने की शक्ति दी जाती है, और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में बात की गई है। अध्यादेश लाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये भी आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में आता है, और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, और
इसको राज्यसभा का सभापति माना जाएगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार यहाँ भी इसको नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। अनुच्छेद 74, 75 और 76। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होगा वो अनुच्छेद 74 में आएगा। 75 में प्रधानमंत्री की बात की जाती है और अनुच्छेद 76 ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGOI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो भारत का सबसे बड़ा वकील, एक तरीके से बोले भारत का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में। इसी प्रकार इसमें से अगर 11 घटा दिया जाए एक तरीके से, तो ये ट्रिक बना दी गई है, बल्कि ऐसे 74 में से 11 घटाइए 63, 75 में से 11 घटाइए 64 और 76 में से 11 घटाइए 65, तो आप मुख्यमंत्री के बारे में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल किस में है, अनुच्छेद 163 में, और मुख्यमंत्री 164 में, और अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद सरल बोल सकते हो या सरला बोल सकते हो, ऐसे अनुच्छेदों को याद कर सकते हो, 79, 80 और 81 को। अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में आपकी राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में आपकी लोकसभा है। तो आप सरला से याद कर सकते हो, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80 और 81। अनुच्छेद 168 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 79 में से 11 घटाइए, 80 में से 11 और 81 में से 11, तो आपके 68, 70 और 75 आएंगे। इनके सामने 1 लगा दीजिए, क्योंकि 52 से स्टार्ट होता है, 152 से स्टार्ट होता है आपका विधानसभा, ठीक, राज्य की बात स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर विधानमंडल 168 में, विधानसभा आपकी 170 में और विधान परिषद आपकी 175 में होती है। तो ये महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल्स थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 100 के बारे में। तो इसमें निर्णायक मत की बात की गई है। इसके बाद निर्णायक मत क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई बिल लाया जाता है, उस बिल पर 50-50% हो जाते हैं, तो फिर निर्णायक मत किसके द्वारा दिया जाता है, या तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। तो जो वोट दिया जाता है तब उसको निर्णायक मत कहा जाता है। एक व्यक्ति जब किसी विधेयक पर अपना फैसला बदलने की शक्ति उस व्यक्ति के पास हो, तो आप बोल सकते हो वो निर्णायक मत होगा। इसके बाद अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है, और संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो कार्य होता है वो होता है राष्ट्रपति का, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद धन अधिवेशन या धन विधेयक बोलते हैं। तो आर्टिकल 110 यानी कि 110 में बात की गई है आपके धन विधेयक की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। अनुच्छेद 112 में बात की जाए तो इसमें बजट की बात की गई है। देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें बजट शब्द का कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, बजट की बात न कहकर क्या क्या है, वार्षिक वित्तीय वर्ड करके उन्होंने दिया है, तो बजट शब्द नहीं दिया है। आर्टिकल 16 यानी कि 116 में लेखानुदान की बात की गई है, और आर्टिकल 117 में आपकी वित्त विधेयक की बात की गई है। तो ये महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जो कि आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गठन किया जाता है, और आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 148 में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है। CAG की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 148 में बात की गई है। और आर्टिकल अगर 32 की बात करें तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। तो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसमें से हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेल्टेरी, कोब्रा एंट्रो, यहाँ पर इनकी बात की जाती है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है, और हाई कोर्ट 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। अगर आर्टिकल 120 आर्टिकल की बात करें यहाँ पर 216 की, तो हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र और राज्य के संबंधों की बात करें तो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो आपकी होती है उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल
262 यानी कि 262 में नदी जल विवाद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 280, तो वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं IAS IPS IFS की बात की गई है और 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की और PSC जितनी भी हैं उनकी बात की गई है। निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की बात करें तो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है और इसकी जो बात की गई है 343 में की गई है। भारत में आपातकाल के लिए 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है। आर्टिकल 352 में यानी कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है, जो कि अब तक भारत में कुल मिलाकर 3 बार लगी है। 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार लग चुका है, जबकि वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा है और ये 360 में है। संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है और संविधान संशोधन का जो लिया है वो कहाँ किस देश के संविधान से लिया है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। कुछ महत्वपूर्ण संविधान अनुच्छेद जो कि आपको याद में होने चाहिए। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत की बात की गई है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की बात की गई है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है। हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि संविधान का संरक्षण किसके पास प्राप्त है, संविधान की परख कौन करेगा कि इसमें ये सही है या गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है। तो ये थे भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण संविधान जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। हर वनडे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपके फंसने की संभावना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका, मेरे हिसाब से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी 99% आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।